1947 से पहले काम हम करते थे, लेकिन फ़ायदा कोई और ले जाता था। ज़मीन अपनी थी, रिसोर्सेज भी अपने थे, पर फैसले और कंट्रोल किसी और का होता था। ये सिर्फ ज़मीन का नहीं, सपनों का भी कॉलोनाइजेशन था। ये कोई कल्पना नहीं दोस्तों, ये थी इंडिपेंडेंस के पहली इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें हमारा सब कुछ था, बस फैसला और कंट्रोल किसी और का था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वेदांत और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिया को आज़ादी मिलने वाली थी, उसे थोड़ा पहले जो हालत थी उसे कहते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये फ्रेज़ मोस्टली 1946 टू 47 के समय के लिए यूज़ होता है, जब देश पॉलिटिकली आज़ादी के करीब था, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बुरी थी। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल टॉपिक नहीं, ये फाउंडेशन है जहाँ से हमारी इकोनॉमिक जर्नी स्टार्ट होती है। तो चलिए इस जर्नी को समझना शुरू करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से। इन द सेक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट में, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, उस वक्त हम एक प्रॉस्परस देश थे। ट्रेड, क्राफ्ट, एग्रीकल्चर सब डेवलप था, पर ब्रिटिशर्स का विजन डेवलपमेंट का नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन का था। और इस एक्सप्लॉयटेशन ने धीरे धीरे इंडिया को एक कॉलोनियल इकोनॉमी में बदल दिया, जहां रिसोर्सेज इंडिया के थे, लेकिन उसका यूज़ और कंट्रोल पूरा ब्रिटिशर्स के हाथ में था। कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन लोगों के डेवलपमेंट के लिए नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिर्फ उनकी ट्रेड और रेवेन्यू के लिए बनाया जा रहा था। इस पूरे प्रोसेस में इंडिया का ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक सा गया था और इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन जब हम इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो उनमें सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि अंदर के जो पिलर्स है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड, उनका हाल भी समझना ज़रूरी है। दैट वी विल सी इन द सेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड सेपरेटली। सो गांव के किसान पूरे देश का पेट भर रहे थे, लेकिन उनके पास ना मॉडर्न टूल्स थे, ना इरिगेशन का एक्सेस, और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस था बारिश पे। प्रोडक्टिविटी लो थी, लेकिन मेहनत अनलिमिटेड। और ज़मींदारी सिस्टम ने तो जैसे उनकी कमर ही तोड़ दी। रेंट कलेक्शन, एक्सप्लॉयटेशन और इनसिक्योरिटी ने तो जीवन को सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित कर दिया। इसी बीच हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जैसे टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स, जो कभी हमारी इकोनॉमिक प्राइड थी, उन्हें सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। ब्रिटिश गुड्स फ्रीली इंडिया में आने लगे और लोकल आर्टिशियंस अपने काम से हाथ धो बैठे। जो थोड़ी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि कॉटन और जूट मिल्स, उनमें भी डिसीजन मेकिंग ब्रिटिशर्स के हाथ में था। इंडियन बिजनेसमैन को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, और जो ट्रेड सिस्टम बचा था, उसका भी डिज़ाइन एक तरफा था। इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल्स और इंपोर्ट करता था रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब प्रॉफिट इंडिया में बिल्कुल नहीं आता था, सीधा ब्रिटेन चला जाता था। जब रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट हो रहे हो और उनका फ़ायदा सिर्फ किसी एक को मिल रहा हो, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं, सोसाइटी के हर कोने पे पड़ता है, स्पेशली लोगों के जीवन पर। दैट वी विल सी इन द थर्ड सेक्शन, विच इज़ डेमोग्राफी एंड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। उस समय की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो रही थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर रही थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो सिर्फ 44 साल की थी। इन्फेंट मॉर्टेलिटी फ्राइटेंडली हाई थी, और लिटरेसी रेट वो तो इतना लो था कि बेसिक अवेयरनेस तक लोगों में नहीं थी। हेल्थ केयर लिमिटेड था, एजुकेशन रिस्ट्रिक्टेड थी, और सैनिटेशन एक लग्जरी जैसा कॉन्सेप्ट था। एक यंग देश होने के बावजूद ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे थे। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही सेक्टर में काम कर रहे थे, विच इज़ एग्रीकल्चर। ऑलमोस्ट 70 to 75% वर्कफोर्स फार्मिंग में थी। बाकी सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्री और सर्विसेज ऑलमोस्ट निगलेक्टेड थे। इसका मतलब सिर्फ इम्बैलेंस नहीं, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कॉमन था। और जब लोगों के पास काम डाइवर्सिफाई करने के ऑप्शंस नहीं होते, तो डेवलपमेंट सिर्फ डेटा तक सीमित रह जाता है। ग्राउंड रियलिटी उससे अलग होती है। देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में बहुत डेवलपमेंट हुआ, जैसे रेलवेज, पोर्ट्स, टेलीग्राफ्स। ब्रिटिश रूल के दौरान ये चीज़ें बहुत अच्छी बनी, लेकिन इनका पर्पस था उनके बिजनेस को स्मूथ करना, नॉट आर डेवलपमेंट। रेलवेज का यूज़ हुआ था रॉ मटेरियल्स को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, हॉस्पिटल्स या स्कूल्स बनाने के लिए नहीं। पोर्ट्स भी वही बनाए गए जहां उनका रेवेन्यू इंटरेस्ट हो। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे जैसा भी बना हो, वो एक बेस ज़रूर बन गया
फ्यूचर के इंडिया के लिए। इंडिपेंडेंट इंडिया ने इसी को अपना बेस बनाकर ग्रोथ स्टार्ट किया और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट था, एक एक्सप्लॉयटेड इकोनॉमी से एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला चैप्टर जो हमें बताता है कि इंडिया ने आज़ादी सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, इकोनॉमिक लेवल पर भी पाई थी। अगला चैप्टर उसी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है, जहां हमने समझा प्लानिंग और डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज कैसे शुरू हुई, और ये हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। अगर आज का वीडियो से कुछ भी नया, सिंपल और वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप सच में ग्रो करना चाहते हो। दिस इज़ वेदांत साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और कुछ नया सीखना मत छोड़िए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।